हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एयरटेल पेमेंट बैंक के वैलेट्स को भी इस वीडियो में एनालाइज करेंगे कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट्स ओपन करवाने के लिए जाते हो तो आपकी क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों को कौन कौन से हिडन चार्जेस देना होता है, इसके अलावा कौन कौन सा बेनिफिट्स प्रोवाइड करता है एयरटेल पेमेंट बैंक, इन सारे पॉइंट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ऐसे नॉलेजफुल वीडियोस मिले सबसे पहले। तो चलिए इसी के साथ में वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि आखिर ये पेमेंट बैंक होता क्या है। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि इंडिया में टोटल 6 प्रकार के पेमेंट बैंक होते हैं और पेमेंट बैंक में आप 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट नहीं रख सकते। हालांकि यहाँ पर काफी सारे लोग ये कमेंट करेंगे कि सर मैं 3 लाख 4 लाख 5 लाख रखता हूं। तो दोस्तों ये जितने भी पेमेंट बैंक होते हैं वो दूसरे कमर्शियल बैंक से टाई अप करके रखते हैं। जब आप 2 लाख से अधिक अमाउंट अपने अकाउंट में जमा करते हैं तो ये पेमेंट बैंक क्या करते हैं, 2 लाख अपने पास में रख लेते हैं और जिस बैंक से ये टाई अप करके रखते हैं उससे ऊपर का अमाउंट उनको वो लोग दे देते हैं। तो यहां पर दोस्तों आपका काम भी हो जाता है और उनका भी काम हो जाता है, कस्टमर भी इससे खुश रहता है। इसके अलावा दोस्तों पेमेंट बैंक ही नहीं बल्कि इंडिया में जितने भी बैंक हैं सभी के सभी बैंक DICGC से इंश्योर होते हैं। DICGC का पूरा नाम है डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, जो कि RBI की एक सब्सिडी बॉडी है जिसके अंतर्गत हर बैंक के हर कस्टमर को 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। दोस्तों अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेते हो और एयरटेल पेमेंट बैंक अपने लाइफ में कभी भी डूब जाता है तो ऐसे केसेस में आप लोगों का 5 लाख रुपए तक का अमाउंट बिल्कुल आसानी तरीके से मिल जाएगा। हालांकि मैं यहां पर आपको रिकमेंड करूंगा कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट आप यहां पर ना रखें। यहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक खुद ही कह रहा है कि आप सेविंग्स अकाउंट्स में 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पेमेंट बैंक कोई भी हो, वो चाहे तो एयरटेल पेमेंट बैंक हो, चाहे तो NSDL पेमेंट बैंक हो, चाहे तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक हो, यानी कि कोई भी पेमेंट बैंक हो, पेमेंट बैंक में आप किसी भी प्रकार का FD या फिर RD ओपन नहीं कर सकते हैं। जितना FD पर आपको इंटरेस्ट रेट अदर बैंक प्रोवाइड करते हैं उतना रेट ऑफ इंटरेस्ट ये अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर प्रोवाइड करते हैं। यहां पर दोस्तों एयरटेल पेमेंट बैंक में अगर आप 1 लाख रुपए तक का अमाउंट रखते हैं तो एयरटेल पेमेंट बैंक यहां पर आपको 2.5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। और अगर आप 1 लाख रुपए से अधिक का अमाउंट रखते हैं तो ऐसे केसेस में यहां पर एयरटेल पेमेंट बैंक आप लोगों को 6% पर एनम का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तो एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाने के लिए यहां पर आपका जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए। इसके अलावा यहां पर पैन कार्ड मैंडेटरी नहीं होता है। हालांकि यहां पर आप आधार कार्ड से अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं, लेकिन अगर आप इस अकाउंट्स में अपना पैन कार्ड लगाते हैं तो इस अकाउंट्स के जो लिमिटेशंस होते हैं वो एयरटेल पेमेंट बैंक बढ़ा देता है। तो यहां पर अगर आप पैन कार्ड लगाते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो SB अकाउंट हो जाएगा और उसमें काफी सारे लिमिटेशंस बढ़ जाएंगे। यहां पर कोई भी लिमिट नहीं रहेगी, लेकिन फिर भी यहां पर थोड़ा बहुत लिमिट रहता है क्योंकि ये पेमेंट बैंक है। तब भी आप 2 लाख रुपए तक ही इस अकाउंट में रख सकते हैं। अब यहां पर दोस्तों वैलेट का क्या लफड़ा है। वैलेट अगर आप ओपन करते हैं तो ओपनिंग तो 0 है। लोड मनी अगर आप डेबिट कार्ड या फिर नेट बैंकिंग UPI के जरिए वैलेट में पेमेंट करते हैं, ऐड करते हैं तो यहां पर कोई भी चार्जेस एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं लेता है। लेकिन अगर आप वैलेट में क्रेडिट कार्ड के थ्रू पेमेंट ऐड करते हैं तो ऐसे केसेस में 2.18% जितना भी अमाउंट होता है उस पर आपको चार्जेस देना होता है उस अमाउंट का। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पेमेंट ऑफ मर्चेंट पर पेमेंट करते हैं तो भी 0 है, यहां पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा अगर आप पेमेंट ऑफ यूटिलिटी करते हैं तो भी ये 0 बैलेंस है, यहां पर भी आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। इसके अलावा अगर आप पेमेंट बिल पेमेंट या फिर कोई भी यहां पर UPI DTH इसके अलावा कोई भी ऐसा इस तरह का अगर आप पेमेंट करते हैं तो ये भी फ्री है। इसके अलावा दोस्तों यहां पर अगर आप IRCTC टिकट बुकिंग करते हैं तो यहां पर दोस्तों 1.8% जितना भी अमाउंट आपको आपका टिकट का लगने वाला है उस अमाउंट का 1.8% आपको चार्जेस देना होगा। इसके अलावा दोस्तों बात करें सेविंग्स अकाउंट्स की तो यहां पर सेविंग्स अकाउंट्स ओपनिंग बैलेंस 0 है
हालांकि वो अलग बात है, जब आप अकाउंट ओपन करवाते हैं तो वहां पर आपसे 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए ले लेते हैं, लेकिन यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट ओपनिंग फीस एक भी रुपीस चार्जेस नहीं करता है। इसके अलावा मिनिमम बैलेंस दोस्तों यहाँ पर 0 है। इसके अलावा अकाउंट फैसिलिटेशन चार्जेस यहाँ पर 100 रुपए प्लस जीएसटी आपको लगने वाला है। अब एयरटेल पेमेंट बैंक ने अपने टर्म कंडीशंस में ये क्लियर नहीं किया है कि ये जो 100 रुपए लगेगा ये मंथली लगेगा या फिर ईयर में लगेगा या फिर 3 महीने पे आपको ये चार्जेस देना होगा। ये अकाउंट फैसिलिटेशन चार्जेस क्या होता है दोस्तों, ये जो एयरटेल पेमेंट बैंक आपको ये प्रोवाइड कर रहा है फंड ट्रांसफर करने का, मोबाइल बैंकिंग, इस तरह का जो फीचर्स अपने सेविंग्स अकाउंट्स के ऊपर प्रोवाइड कर रहा है, उस फीचर्स का ये 100 रुपए प्लस जीएसटी चार्जेस ले रहा है कस्टमर से। इसके अलावा दोस्तों एनुअल चार्जेस आप लोगों को 100 रुपए प्लस जीएसटी हर साल देना होगा, जो कि ऑटोमेटिकली कट जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अगर आप कैश डिपॉजिट ऑनलाइन करवाते हैं तो यहाँ पर फ्री है, और अगर आप कैश डिपॉजिट यहाँ पर बैंकिंग पॉइंट के जरिए करते हैं तो 25,000 तक तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन 25,000 से 50,000 तक अगर आप कैश डिपॉजिट बैंकिंग पॉइंट पर जाकर के करते हैं तो यहाँ पर जितना भी अमाउंट होता है उसका 0.5% आपको चार्जेस देना होगा। इसके अलावा अगर 50,000 से अधिक आप बैंकिंग पॉइंट पर डिपॉजिट करते हैं तो 0.75% यानी कि 75% आपको चार्जेस देना होगा, जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट करते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करें अगर हम कैश विड्रॉवल की, तो यहाँ पर दोस्तों 10,000 रुपए आप पर मंथ कैश विड्रॉवल बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अगर आप इसके ऊपर करते हैं तो ऐसे केसेस में 0.65% जितना भी विड्रॉवल अमाउंट होगा, यानी कि जितना भी आप निकालेंगे उस पर उसका 0.65% चार्जेस आपको देना होगा। वहीं पर दोस्तों अगर आप एईपीएस के जरिए यानी कि आधार कार्ड के जरिए पैसे निकालते हैं तो यहाँ पर दोस्तों 2 ट्रांजेक्शन पर डे आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है, और मैक्सिमम आप 10 ट्रांजेक्शन पर मंथ कर सकते हैं। और यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर विड्रॉवल जो है वो 50,000 रुपए ही पर मंथ में आप विड्रॉवल कर सकते हैं, यानी कि 50,000 रुपए ही पर मंथ आप निकाल सकते हैं एयरटेल पेमेंट बैंक के अकाउंट से। लेकिन दोस्तों पर ट्रांजेक्शन 10,000 रुपए के ऊपर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिनिमम जो बैलेंस है वो मिनिमम बैलेंस डिपॉजिट आप 10 रुपए कर सकते हैं, मिनिमम ट्रांसफर 10 रुपए कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर मिनिमम विड्रॉवल 10 रुपए तक कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैक्सिमम कैश विड्रॉवल पर ट्रांजेक्शन यहाँ पर 25,000 आप कर सकते हैं इस अकाउंट में। इसके अलावा दोस्तों मैक्सिमम कैश विड्रॉवल इन ए मंथ यानी कि एक महीने में आप 5 लाख रुपए तक निकाल सकते हैं। हाँ, यहाँ पर दोस्तों सेविंग्स अकाउंट्स में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 लाख रुपए से ज्यादा का अमाउंट आप अपने सेविंग्स अकाउंट में नहीं रख सकते हैं। इसके अलावा नीचे है दोस्तों मैक्सिमम मनी कैन बी एडेड यूजिंग सेम डेबिट कार्ड एज कार्ड पर ट्रांजेक्शन, यानी कि अगर आप एक ही डेबिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं तो आप 50,000 रुपए ही यहाँ पर मनी ऐड कर सकते हैं पर ट्रांजेक्शन। अब यहाँ पर दोस्तों ट्रांजेक्शन नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन अलाउड कितना किया जाता है इस सेविंग्स अकाउंट्स में, तो मंथली आपका 10,000 ट्रांजेक्शन से ज्यादा नहीं होना चाहिए अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हैं तो। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक से किसी दूसरे बैंक में अपना फंड ट्रांसफर करते हैं तो ऐसे केसेस में 15 ट्रांजेक्शन आप लोगों को बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड किया जाता है, इसके ऊपर आप नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पेमेंट बैंक में अपने एयरटेल पेमेंट बैंक में पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो ऐसे केसेस में वन टाइम में आप 10,000 रुपए ही ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं अपने एयरटेल पेमेंट बैंक के सेविंग्स अकाउंट्स में तो आप यहाँ पर 10,000 रुपए तक ही फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर पैन कार्ड लगाते हैं तो ऐसे केसेस में इस अकाउंट्स का जो लिमिटेशंस होता है वो 6 लाख रुपए तक होता है, और अगर आप पैन कार्ड नहीं लगाते हैं तो ऐसे केसेस में लिमिटेशंस 2 लाख का होता है। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोगों का सवाल होगा कि अगर मैं एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाता हूँ और यूपीआई यानी कि फोन पे, अमेजॉन पे, गूगल पे में मैं अपने पेमेंट बैंक को ऐड करता हूँ तो क्या उस पेमेंट बैंक में पैसे मैं रिसीव कर पाऊंगा या फिर उस पेमेंट बैंक से मैं पैसे किसी के पास में भी ट्रांसफर कर पाऊंगा या फिर नहीं कर पाऊंगा। तो दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि यहाँ पर आप बिल्कुल कर पाएंगे। आप प्राइमरी अकाउंट आप एयरटेल पेमेंट बैंक को बना सकते हैं अपने फोन पे, गूगल पे में। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर यूपीआई पर कोई भी चार्जेस यहाँ पर एयरटेल पेमेंट बैंक नहीं लेता है। हालांकि जो चार्जेस ये लेता है वो चार्जेस यहाँ पर सेम मैं आप लोगों को बता दिया हूं, इतना चार्जेस है एयरटेल पेमेंट बैंक का। अब दोस्तों अगर आप मेरी खुद की ओपिनियन मांगोगे कि सर इस बैंक में मुझे अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाना चाहिए या फिर नहीं ओपन करवाना चाहिए,
तो मैं ये कहूंगा आप लोगों को कि अगर आपका सैलरी मंथली का 5,000 है, 6,000 है, आपका अर्निंग जो है वो काफी कम है, तभी आप इस एयरटेल पेमेंट बैंक को चूज करें, वरना आप किसी दूसरे बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाए, पेमेंट बैंक में ना फंसे। और ये बैंक पूरी तरह से डिजिटल होता है दोस्तों, इसका फिजिकल ब्रांच नहीं होता है, मैंने पहले ही आप लोगों को बता दिया है। मान लो आप एयरटेल पेमेंट बैंक में अकाउंट अपना ओपन करवा लेते हो और कभी आपका बैलेंस फंस गया तो आप बैंकिंग पॉइंट पर जाओगे तो बैंकिंग पॉइंट पर इतना सोल्यूशन नहीं निकलेगा। हालांकि अगर आप किसी बड़े बैंक में अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, जैसे कि HDFC, ICICI पेमेंट बैंक को छोड़ करके किसी बैंक में आप अपना सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाते हो, तो आप ब्रांच में जाकर के उस सोल्यूशन का हल निकाल सकते हैं अगर आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम हो गया। लेकिन अगर एयरटेल पेमेंट बैंक में आपका कोई भी प्रॉब्लम हो गया तो सॉल्व जल्दी नहीं होगा दोस्तों, लेटर पर लेटर छोड़ते रहोगे। दोस्तों जानकारी के लिए हम आप लोगों को बता दें कि एक मेरा दोस्त है, उसका 4,000 रुपए एयरटेल पेमेंट बैंक में फंसा हुआ है और अभी तक उसका नहीं निकला है, तकरीबन हो गया उसको 4 साल के करीब में हो गया इस अकाउंट को ओपन किए हुए। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि वो कई लेटर भेज चुका है ऊपर, लेकिन सुनवाई कुछ भी नहीं हो रही है, उसका जो अकाउंट है वो होल्ड कर दिया गया है ट्रांजैक्शन ना होने की वजह से। दोस्तों यही था एयरटेल पेमेंट बैंक का सेविंग्स अकाउंट। वैसे दोस्तों मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बैंक बेकार है या फिर वो बैंक बेकार है, पेमेंट बैंक हो वो चाहे तो बैंक हो, सभी के सभी बैंक अच्छे होते हैं, वो डिपेंड आप पर करता है। देखिए काफी सारे लोगों को ये पता नहीं होता है कि इस बैंक पर कितना हमको सर्विस चार्जेस देना होता है या फिर कितना ये मंथली काटता है, कितना हमको मेंटेन करके चलना है। आप लोग उस बात का ध्यान नहीं रखते हैं, उसके बाद में जब चार्जेस कटता है तब आप लोग परेशान हो जाते हैं। तो जब भी आप किसी भी बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवाओ तो सबसे पहले ये देखो कि उसमें मिनिमम बैलेंस चार्जेस कितना है, इसके अलावा डेबिट कार्ड चार्जेस कितना है, SMS अलर्ट चार्जेस कितना है। वैसे ये बैंक भी काफी अच्छा है, आप चाहे तो इस बैंक पे अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो दोस्तों यही था आज का वीडियो, इसी के साथ में वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक करिए और अपने चैनल फाइनेंस बैंक को सब्सक्राइब करिए। मन में कुछ डाउट हो, कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट करिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।